ओके, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। वीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। और हमारे साथ पिछले शो से प्रकाश काबा और कविता जैन बने हुए हैं। शेर खान के जतिन गेड़िया और अमित सेठ अपने टॉप कॉल्स के साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ होंगे वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के CIO रवि धर्मशी। बट उससे पहले एक बार जरा मार्केट पर नज़र डालते हैं। और मार्केट इस समय फ्लैट है, डे हाई और डे लो के बिल्कुल बीच। अगर आप निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, लेकिन अगर आप मिड कैप मार्केट को देखेंगे वहां पर प्रेशर है। मिड कैप इंडेक्स अब 200 पॉइंट नीचे, करीब करीब आधा % मिड कैप इंडेक्स इस समय आपको नीचे काम करता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे तो सबसे टॉप गेनर इप्का लैब्स 5.5% ऊपर, फिर MCX का शेयर करीब करीब 5.5% ऊपर, मुथूट, श्रीराम फाइनेंस, AU स्मॉल फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डीज, बजाज फाइनेंस में गेंस। और लूजिंग एंड पर टाटा कम्युनिकेशन और लॉरस लैब्स दोनों स्टॉक करीब करीब 3% नीचे। सन टीवी में भी आज थोड़ी करेक्शन 2% नीचे। वीरो जय अनुज, और थोड़ा सा प्रेशर मिड कैप्स में 10 का दमदार ट्रेड। इसमें आप हमारे साथ स्क्रीन पर मौजूद पैनल को देख रहे हैं। हमारे साथ कविता जी और प्रकाश सर पहले के मतलब पहला सौदा से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए अमित सेठ और जतिन गेड़िया मौजूद हैं शेर खान से। और बिग मार्केट वॉइसेस में आज हम बात करेंगे रवि धर्मशी जी से, वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के CIO। उनसे करेंगे खास बातचीत। लेकिन पहले अमित, गुड मॉर्निंग। आपका व्यू, इंडेक्सेस बहुत छोटी सी रेंज में है और हमको कल की छुट्टी का प्रभाव एटलीस्ट इंडेक्स पे नजर आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक आपका व्यू, आपके दो ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। पहले आप सबको दुशहरा और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और व्यूअर्स सबको। अनुज जी, वीरेन जी आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडेक्स एक काफी टाइट रेंज में है। ऑलमोस्ट इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, अभी साइडवेज रेंज है। 19,500 निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट है। और बैंक निफ्टी को भी अगर हम देखें तो लगभग 100-150 पॉइंट नीचे 43,500 43,600 में एक अच्छा सपोर्ट है। बट फिलहाल साइडवेज और कोई मोमेंटम नहीं है फॉर द टाइम बिंग। तो इंडेक्स को अवॉइड करेंगे फॉर द टाइम बिंग। स्टॉक स्पेसिफिक जो मेरी दो कॉल है, पहली कॉल रहेगी डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट देखें तो 55-5600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। डेली चार्ट में एक ABCD पैटर्न बना हुआ है विच इज अ गुड करेक्टिव पैटर्न। और स्टॉक अब वहीं से एक अपट्रेंड की तरफ वापस रिज्यूम हो रहा है, तो डॉक्टर रेड्डी में बाय किया जा सकता है। 5658 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस लगभग रहेगा इसका 5600 का, और टारगेट्स रहेंगे 5750 के। सेकंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में हमने रिन्यूड स्ट्रेंथ देखी है कंटिन्यूअसली। इसमें हायर हाई हाई लो का एक स्ट्रक्चर है। और आज के सत्र में हम देखें तो स्टॉक ने अपने लगभग 10 और 20 डेमा पे सपोर्ट लिया और प्रीवियस स्विंग हाई पे भी एक सपोर्ट लिया और वापस एक स्ट्रेंथ रिज्यूम कर रहा है। तो 204 का प्राइस है, 201 का स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग 210 के टारगेट्स रहेंगे। डॉक्टर रेड्डीज और पावर ग्रिड, ये हो गई अमित जी के पिक। गाबा सर, आपकी दो ट्रेड्स। वेल, फर्स्ट ट्रेड है मेरा श्रीराम फाइनेंस। यहाँ पर 1914 पर ट्रेड कर रहा है। इसमें अच्छी तेजी है, बढ़िया मोमेंटम है। 1900 का स्टॉप लगाना चाहिए मेरे ख्याल से। 1960 ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। 1950 1960 ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। यस, श्रीराम फाइनेंस। दूसरा स्टॉक जो मुझे वीक नजर आता है वो है PVR आइनॉक्स। लगता है कुछ फिल्म नहीं चलने वाली है। ट्रेड कर रहा है 1670, पॉसिबल है कि 1630 ये एक जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। स्टॉप होगा 1700 का। PVR शॉर्ट। ओके ओके, दो ट्रेड्स आपके यहाँ पर। श्रीराम फाइनेंस इट्स बाय, और PVR में आज आप थोड़ी सी कमजोरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कविता जी, आपके दो ट्रेड्स। या वीरेन जी, सो सैंडविच सेशन में सैंडविच जैसे ही हालत कर रखी है। एज ऑफ नाउ जो मुझे लग रहा है, डिक्सन में जो ऊपर से अभी करेक्शन आया है वहां पर वापस बाय ट्रेड इनिशिएट होते हुए दिख सकते हैं। और वीकली और डेली चार्ट ये अपनी पोजिशनिंग काफी अच्छे से संभाले हुए अपने एवरेजेस के ऊपर। सो 5570 के लेवल्स पर एज ऑफ नाउ है। 5504 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। वंस अपने हाइस को तोड़ता है 5660 5680 के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। सो डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर होगा एक बाय ट्रेड। अनदर काउंटर जो मुझे लगता है वो शॉर्ट साइड देखना चाहिए, कंडीशनल शॉर्ट होगा। 1813 के नीचे अगर एस्ट्रल मूव करते हुए दिखता है तो यहाँ गिरावट फर्दर बढ़ते हुए दिख सकती है और ये अपने 200 डेज मूविंग एवरेज की तरफ, EMA की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो 1813 के नीचे गिरावट बढ़ेगी।
1800 1790 के प्राइस टारगेट्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। इन दैट कंडीशन 1845 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। जतिन, गुड मॉर्निंग। जतिन, आपके पिक्स? एवरीबॉडी, तो हमारी जो व्यू है कि मार्केट में एक पुल बैक आना चाहिए, तो हम 2 लॉन्ग ट्रेड्स के साथ जाना चाहेंगे। तो पहला ट्रेड होगा वो मेरा ओवरलैप हो गया है गाबा सर के साथ श्रीराम फाइनेंस। हमें लगता है कि एक वीक के कंसोलिडेशन के बाद आज एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है जो पोटेंशियल और अपसाइड दिखा सकता है। इसके लिए श्रीराम फाइनेंस मेरा भी बाय होगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1870 का और ऊपर में टारगेट्स रहेंगे 1970 के। और जो मेरा दूसरा पिक होगा वो टीवीएस मोटर रहेगा। तो हमने देखा है कि डिस्पाइट ऑल द करेक्शन टीवीएस मोटर स्ट्रॉन्ग होके खड़ा हुआ है। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें इनहेरेंट स्ट्रेंथ है और अपसाइड की तरफ और पोटेंशियल है ज्यादा। तो टीवीएस मोटर बाय करके चलना चाहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1560 का और टारगेट रहेंगे 1670 के। टीवीएस मोटर, श्रीराम फाइनेंस, ये यहाँ पर एक ट्रेड्स। कुछ और ट्रेड्स देखते हैं एक बार जरा। एक बार सन टीवी वापस रिविजिट करते हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। सन टीवी पर कोई व्यू आपका? काफी स्ट्रेंथ के बाद आज यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन आ रही है। जी अनुज जी, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट जैसे कि एक इसमें हमने शार्प रनअप देखा था और एक पुल बैक कंटिन्यूसली आ रहा है, तो इससे एक करेक्टिव पैटर्न हम कहेंगे। लगभग इसका सपोर्ट आता है 625 630 के आसपास, जहां पे इसको 20 डेमो और स्विंग सपोर्ट है। तो क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है, अगर इन लेवल्स में हमें मिले तो फिर वहां पे लगभग 630 के आसपास एक लॉन्ग एंट्री फिर बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 624 एंड रिजम्पशन टारगेट ऑफ 650। तो फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, हल्का सा और पुल बैक का वेट करेंगे और वहां पे फिर एंट्री बनाई जा सकती है लगभग 630 के लेवल पे। ओके, बिल्कुल। सन टीवी, कुछ और स्टॉक्स देखते हैं, उसके बाद एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेंगे। गाबा सर, ये दोनों के दोनों स्टॉक्स, गोल्ड फाइनेंस, मुथूट और मन्नापुरम, अगर पोजिशनरी बैक करना है तो दोनों में से कौन सा बेटर है? पर मुथूट फाइनेंस में एक बहुत बढ़िया एक ब्रेकआउट मिला है 2 दिन पहले कंसोलिडेशन के बाद। तो व्हील 1303 पर ट्रेड कर रहा है। 1350 टू 1375 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। मुथूट फाइनेंस और मनप की बात की, राइट? यस, मणप्पुरम फाइनेंस। आई थिंक मणप्पुरम फाइनेंस, आई थिंक उसको अवॉइड कर ले तो ठीक है। हाँ, बाई मोड पर था, लेकिन मुथूट फाइनेंस पे थोड़ा ज्यादा मोमेंटम नजर आ रहा है। मुथूट फाइनेंस सुबह भी अगर आप पहला सौदा की जो कॉल्स थी उसमें शामिल था मुथूट फाइनेंस, अभी भी करीब 2% ऊपर। ब्रिटानिया पे याद रखिएगा ये कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि अभी भी इस चैनल से बाहर निकल के आने में वक्त लगेगा। लेकिन अमित जी, आपकी राय, मतलब ये स्टॉक आप ये समझ लीजिएगा कि ब्रिटानिया अगस्त लास्ट वीक से लेकर अब तक पूरा एक साइडवेज स्लाइटली विद पॉजिटिव बायस रहा है। एक अटेम्प्ट इसने लास्ट वीक ऑफ सितंबर क्लोजर टू रोलओवर प्रोसेस जब बिगिन हुई थी, वहाँ अटेम्प्ट लिया था अपना वो 150 का क्लस्टर काटने का, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। बट क्या धीरे धीरे उसको बाइसेक्ट कर जाए 46-10 46-20 को, इस बात के चांसेस आपको लग रहे हैं? ब्रिटानिया पे व्यू आपका? जी जी, वीरेंद्र जी आपने बिल्कुल सही कहा। अगर इसका ब्रिटानिया का स्ट्रक्चर देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि पिछले 2 महीने से 1 से 1.5 महीने से हम यहाँ पे कंटिन्यूस कंसोलिडेशन देख रहे हैं, और इस कंसोलिडेशन ने अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉयलेट नहीं किया। मार्केट की वॉलेटिलिटी में इसने लगभग अपने 4500 4550 के लेवल्स अच्छे से मेंटेन किए हैं। लास्ट स्विंग है इसका लगभग 4620 का है, वहां पे इसका 50 डेमा भी प्लेस्ड है। तो कंसोलिडेशन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंप्लीट है। कंफर्मेशन आएगा 4620 के ऊपर। 46 से 20 के ऊपर जिस दिन ये क्लोजिंग देगा, मुझे लगता है कि स्टॉक में करेक्शन की पॉसिबिलिटी जो थी वो ओवर हो चुकी है, एंड उसके बाद हम एक इसमें मूव देख सकते हैं। बट कंफर्मेशन 4620 के ऊपर आएगा ऑन द बुलिश साइड। जी हाँ, और आज सुबह कार्यक्रम शुरू होते साथ जब अनुज ने पहली कॉल मांगी, मतलब प्रकाश सर से, उस वक्त पहला ट्रेड आया था M&M प्रकाश सर का 1568.90 पे ट्रेड करता हुआ। प्रकाश सर, आज इसने पूरी की पूरी अपनी उस छोटी सी चैनल का, मतलब जो 10 अक्टूबर के बाद से लेकर अब तक ये मेंटेन कर रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है आज। मतलब ये ट्रेड अभी और चलेगा क्या? आपको लगता है कि आज और हायर ट्रेजेक्टरीज को, जोन्स को टच कर सकता है ये? बाय मोड पर है M&M। एक दूसरा जो सपोर्ट है 1550 का, बहुत बढ़िया सपोर्ट है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, मुझे लगता है 1600 भी पॉसिबल है M&M में, क्योंकि ये बाय मोड पर है और कभी कभी स्लो चलता है। दौड़े तो आज फास्ट ही हो जाए, लेकिन मुझे लगता है 1600 पॉसिबल है M&M। यस।
ओके 1600 पॉसिबल है। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट के एडवाइजर्स के CIO रवि धर्मशी से करेंगे खास बातचीत। वेलकम बैक। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ हैं वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट के एडवाइजर्स के CIO रवि धर्मशी। रवि के पास इन्वेस्टमेंट में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है और रेयर एंटरप्राइजेस के साथ भी रवि काम कर चुके हैं। आइए उनसे समझते हैं कि बाजार में अब कौन सी थीम्स हैं कमाई की। रवि जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो फेस्टिव ग्रीटिंग्स नवमी और दशहरे की। बताइए इस फेस्टिव सीजन में आपका मार्केट व्यू क्या बन रहा है, क्या बड़ी थीम्स होंगी यहाँ पर? थैंक यू अनुज, गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग टू योर व्यूअर्स एंड आप सबको फेस्टिव सीजन की शुभकामनाएं, आपके व्यूअर्स को भी। कमिंग टू द मार्केट व्यू, हमारी मार्केट ने ऑलमोस्ट 3.5 साल से जो रैली की है, जो मार्च 20 के बॉटम से, तो वहां से एक बीच में 15-18 महीने का करेक्शन कंसोलिडेशन हुआ है, बट एक सीरियस करेक्शन आया नहीं है। और खास करके मिड एंड स्मॉल कैप में जो रैली आई है लास्ट 6 महीनों में, काफी हद तक काफी सारे शेयर काफी ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं। तो एक करेक्शन तो बनता है। अब जियोपॉलिटिक्स बोलो या इंटरेस्ट रेट बोलो या क्रूड बोलो, मार्केट कोई भी एक रीजन पकड़ लेगा और करेक्ट करेगा, ऐसा लग रहा है। और ऐसा ही एक करेक्शन शुरू हुआ है, ऐसा व्यू बन रहा है अभी। बट ये करेक्शन ही होगा, ना कि कोई मेजर क्रैश होगा। So one has to, if you have a 3 to 5 years perspective, तो निवेश करने का शुरू करना चाहिए, ऐसा लग रहा है। ओके चलिए तो कुछ थीम्स की बात करते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, आपने ये एक्सचेंज स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है क्या? काफ़ी शानदार मोमेंटम आ रहे हैं यहाँ पर, या फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, इंटरमीडियरीज, इस स्पेस में इन्वेस्ट किया है क्या? Yes, so I think capital market infra companies, capital market intermediaries, exchanges, this is the non-financial, non-lending part of the financial sector. हम काफी बुलिश हैं इस पर। यहाँ पर ये जो बड़ा थीम है कि इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, more and more people are becoming part of the financial system, and within their asset allocation they are choosing more financial assets over फिजिकल एसेट्स। तो रियल एस्टेट और गोल्ड की जगह पर इन्वेस्ट करने में अब थोड़ा SIP, थोड़ा इंश्योरेंस, थोड़ा वेरियस म्यूचुअल फंड्स में भी सबका एलोकेशन होने लगा है। ये एक राइजिंग थीम है। यस, थोड़ा बहुत अभी नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स बोलो या नंबर ऑफ फोलियोज बोलो काफी बढ़ गए हैं, बट ये एक सेक्युलर थीम है। और 5-7 ईयर पीरियड यहाँ से भी और नंबर बहुत बड़े होने हैं। सो जब भी मार्केट का करेक्शन होता है, बट द प्रॉब्लम इज ऑफ कोर्स कि ये मार्केट से कोरिलेटेड है, तो जब मार्केट में करेक्शन आता है तब यहाँ पर भी करेक्शन आता है। सो वन शुड बी लुकिंग टू बाय दीज स्टॉक्स इन अ करेक्शन इज व्हाट आई फील, बट लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव यहाँ पर काफी ग्रोथ आनी बाकी है। रवि जी, आपसे खुलकर एक दो स्पेसेस पे बात हुई है पहले भी, और जिन्होंने अच्छे स्विंग दिए भी और पैसा बहुत बना। रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स। डिफेंस की एक अलग कहानी है जो इस वक्त विश्वव्यापी, जो इस वक्त परिस्थिति है उससे हम देख सकते हैं क्या स्थिति है, और हमारा खुद की मैन्युफैक्चरिंग पे और एक्विजिशन पे ज़्यादा ध्यान रहा है। लेकिन बहुत तीव्र मूव आए हैं इन दोनों स्पेसेस में, और अब क्या व्यू है आपका इन वैल्यूएशंस पे, डिफेंस और रेलवेज पे? तो नो डाउट यहाँ पर वैल्यूएशन काफी बढ़ चुके हैं और शायद 2-3 साल का आगे का अर्निंग्स डिस्काउंट कर रहे हैं। बट ये जो मानने वाले हैं कि यहाँ पर एक पागलपन हो चुका है और ये मैड कैप स्टॉक्स हैं, मैं उस व्यू से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है ये काफी हद तक अर्निंग्स सपोर्टेड ग्रोथ रहा है। यस, बट थोड़ा मार्केट थोड़ा 1-2 साल आगे निकल गया है और एक कंसोलिडेशन की यहाँ पर जरूरत है। मे बी शायद थोड़ा करेक्शन भी आ जाए, बट इस सेक्युलर स्टोरी में कोई इशू नहीं है अभी तक। सिर्फ अगले 12 महीने का व्यू लेकर चले तो यहाँ पर थोड़ी करेक्शन कंसोलिडेशन हो सकती है। बट अगेन एज ऐसे हमारा पर्सपेक्टिव हमेशा 3-5 साल के व्यू से होता है, और उस व्यू से अभी भी यहाँ पर अच्छा व्यू जारी है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे इन्वेस्टर जो काफी बड़े गेन्स पर बैठे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हम शायद यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हों, but it is not a view on the sector, it is more a view on the valuation.
ओके, तो रवि जी की अगर आप बात माने तो जो रिसेंटली पीएसयूज में हुआ या फिर डिफेंस स्टॉक्स बहुत चल चुके हैं, इसके बाद आपको शायद थोड़ा 12 महीने अगले धैर्य रखना पड़ेगा। कुछ प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा एक्सीड कर चुके थे, उनका रन ओवर एक्सीड कर चुका था। लेकिन अगर आपका व्यू 3 से 5 साल का है, प्रोस्पेक्टिव इस अवधि का है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है डिफेंस और आई थिंक रेलवे स्टॉक्स में। अच्छा रवि जी, अब थोड़ा सा आते हैं कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इनफैक्ट अगर इन सबका समावेश लेके चले, रियल स्टेट का भी, कंस्ट्रक्शन का भी, इंफ्रा का भी, तो सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट का। सीमेंट पे पिछले कुछ समय से बहुत अच्छे मूव्स विजिबल है। आपका सीमेंट पे व्यू क्या कह रहा है इस वक्त? सो वीरेंद्र जी, हम सीमेंट सेक्टर को बहुत ज्यादा क्लोजली ट्रैक नहीं करते हैं, बिकॉज सीमेंट इज अ कमोडिटी सेक्टर। ऐसा नहीं है कि हम कभी नहीं देखेंगे, बट इट इज अ बिग बैरोमीटर फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी। बट हम यहाँ पर ज्यादा निवेश नहीं करते हैं। कहते हैं सीमेंट में यू हैव टू बाय व्हेन यू आर गेटिंग इट एट एन एसेट वैल्यू, और यू हैव टू सेल व्हेन यू आर गेटिंग इट एट व्हेन यू आर देयर इज अ पी मल्टीपल बीइंग असाइन्ड टू द अर्निंग्स। तो see, from incrementally from the point of view of investing in this sector, no doubt यहाँ पर ग्रीनफील्ड कैपेक्स अभी बहुत कम हो रहा है। एक तो लाइमस्टोन की माइंस कम मिल रही है, दूसरा एक सीमेंट का प्लांट लगाने के लिए आपको 4-5 साल चाहिए होते हैं। एनवायरनमेंट क्लियरेंस में टाइम लग जाता है, लैंड एक्विजिशन में टाइम लग जाता है, फाइनेंशियल क्लोजर में टाइम लग जाता है। इसलिए जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, जिनके पास लाइमस्टोन माइंस है, पावर अवेलेबिलिटी है, उनके वैल्यूएशन थोड़े प्रीमियम हो गए हैं अभी। बट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म, लार्जर टर्म पर्सपेक्टिव, मुझे वी डोंट ट्राई टू इन्वेस्ट इन कमोडिटी स्टॉक्स, तो ज्यादा क्लोजली हम ट्रैक नहीं करते इसे। ओके अच्छा रवि जी, एक अब व्यू आपका इस समय मैं जानना चाहूंगा, एक ऐसे स्पेस में जिसने मार्केट में पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया है, लार्ज प्राइवेट बैंक्स, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, यहां पर अब क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि पिछले 3 साल से इन दोनों स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। ये विदाउट नेमिंग एनी पर्टिकुलर बैंक और कंपनी, एज ऑल द लार्ज प्राइवेट बैंक्स आर फैंटास्टिक फ्रेंचाइजीज। यहाँ पर बैलेंस शीट प्रिस्टीन है, थोड़ा बहुत पीएनएल में इंपैक्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ द निम्स, बट और थोड़े बहुत बैंक्स लीडरशिप ट्रांजिशन फेज में है, तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा टैक्टिकली वैल्यूएशन पर करेक्शन हो रहा है। बट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस स्पेस। अगर पीएसयू में एक वैल्यूएशन आर्बिट्राज था पीएसयू बैंक्स में, जहां पर अर्निंग्स ग्रोथ के साथ थोड़ा बहुत आपको वैल्यूएशन रीरेटिंग भी मिल गया, तो आई थिंक फ्रॉम नेक्स्ट 3-5 years पॉइंट ऑफ व्यू, प्राइवेट बैंक्स, लार्ज प्राइवेट बैंक्स इज वन सच स्पेस जहां पर ये आपको मिल सकता है। इट इज वेरी रॉन्ग टू से कि यहाँ पर ये अभी इनका परमानेंट डीरेटिंग होगा या ऐसा कुछ होगा। इनफैक्ट आई फील दिस इज अ ग्रेट टाइम फ्रॉम द नेक्स्ट 6-12 months पॉइंट ऑफ व्यू। शायद यहाँ पर थोड़ा दबाव बना रहे, बट दैट इज द टाइम टू बी एक्यूमुलेटिंग दीज स्टॉक्स फ्रॉम द नेक्स्ट 5 years पर्सपेक्टिव, बिकॉज यहाँ पर ना बैलेंस शीट का इशू है, ना ग्रोथ का इशू है, ना फंडिंग का इशू है, थोड़ा बहुत मार्जिन का इशू है और लीडरशिप ट्रांजिशन का इशू है, बट वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ओवर द कमिंग क्वार्टर्स। थोड़ा सा कोलैप्स तो रॉन्ग वर्ड होगा, लेकिन निफ्टी डे लो पर आया, एकदम से 19,500 के नीचे फिसला। बैंक निफ्टी भी करीब 50-55 पॉइंट नीचे, लेकिन आज की पेन पॉइंट है मिड कैप मार्केट। मिड कैप इंडेक्स अब 1% नीचे और 1:6 अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस समय, तो काफ़ी ख़राब हो रहा है इस समय मार्केट इंटरडे में, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में। अच्छा रवि जी, एक आईटी पर क्या व्यू बन रहा है? अब क्या बॉटम लग चुका है यहाँ पर? क्योंकि स्टॉक्स गिर नहीं रहे हैं, चाहे नंबर्स खराब हों, चाहे गाइडेंस कम कर रही हों कंपनियां, और मिड कैप आईटी में तो एक्चुअली रैली देखी है हमने। तो क्या आईटी में बॉटम बन चुका है आपके हिसाब से? नहीं, सो एज यू राइटली सेड, हमको अलग अलग बकेट सोचना पड़ेगा। आईटी इज नॉट वन सेक्टर एनीमोर। यहाँ पर लार्ज कैप आईटी है, वहां पर थोड़ा इशू है। एक तो यूएस में जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं उसकी वजह से वहां पर इकोनॉमिक रिसेशन आना है, आ जाएगा या 6 महीने बाद आएगा इज द ओनली क्वेश्चन। और अगर वो रिसेशन आया तो आईटी सेक्टर पर उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। एंड विद इन आईटी सेक्टर द लार्ज कैप आर द वंस दैट विल बेयर द ब्रंट ऑफ इट। जो 8-10% ग्रो हो रहे थे, उनका ग्रोथ ऑलरेडी अभी 1 से 3% पर आ गया है, और वो 1 से 3% में भी ये क्वार्टर बाय क्वार्टर 2-3 क्वार्टर से कॉन्स्टेंटली डाउनग्रेड कर रहे हैं उनके गाइडेंस। सो दैट टेल्स यू द लीड इंडिकेटर्स, जैसे हायरिंग होता है, एट्रिशन होता है, वो सब पॉइंट कर रहा है कि यहाँ पे आगे चलकर प्रॉब्लम आना है। और ये क्या आईटी है ना, काफी
ऑपरेटिंग लेवरेज ड्रिवन मॉडल होता है, तो जब स्लो डाउन आता है तो मार्जिन पर भी इम्पैक्ट आता है उसका. सो आई विल नॉट बी इन अ हरी टू बाय द लार्ज IT कंपनीज. हैविंग सेड दैट, देयर आर सम स्मॉलर IT कंपनीज जो इंजीनियरिंग R&D स्पेस में है, या किसी प्रोडक्ट कंपनीज है, या प्लेटफॉर्म कंपनीज है. वहां पर थोड़े ड्राइवर्स अलग हैं, वहां पर US इकोनॉमी ड्राइवर नहीं है, ना ही उनको AI का थ्रेट है इतना. सो दैट इज वन स्पेस वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अ ग्रोथ बियॉन्ड 15-20%. तो वहां पर स्टॉक्स भी उसी तरह फैक्टर इन कर रहे हैं. बट ओवरऑल IT स्पेस पे थोड़ा न्यूट्रल ही हैं हम लोग. ओके, एक न्यूट्रल व्यू है IT पर. रवि जी, CY23 में जिसने ऑटो में दाव खेला सुबह, मतलब शुरुआती दौर में, या फिर इवन आई थिंक मिड 22 में जिसने कॉल ली, उसने पैसा बनाया. और बीते 2 महीने में स्पेशली ऑटो में, टू व्हीलर स्पेस में, मतलब जो न्यू लॉन्चेस हुए, उन्होंने ऑटो स्टॉक्स को बड़ा मूव दिया. TVS पहले से ही अपने EV वेंचर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग था, ऑल टाइम हाई पे था. बजाज और हीरो मोटोकॉर्प के 2 लॉन्चर्स ने उनको एक बहुत सुपर स्विंग दिया. बजाज तो खैर बिल्कुल ही डिफरेंट रहा, इस बार की अर्निंग्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. आपका झुकाव इस वक्त पूरे ऑटो पे कहाँ पर है? आई मीन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, टू व्हीलर में, या फिर एंसिलरी स्पेस पे आप बैटरीज में जाएंगे या फिर टायर स्टॉक्स में जाएंगे? सो वीरेंद्र जी, बेस्ट परफॉर्मिंग तो ऑटोज में एक्चुअली ट्रैक्टर स्पेस रहा है. ट्रैक्टर, CV साइकिल, ये सारे 2-3 साल से साइकिल चल रही हैं. यहाँ पर शायद आगे चल के 1-2 साल और चल सकता है तेजी का माहौल, बट यहाँ पर बेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. यू आर नॉट बाइंग एट द बॉटम ऑफ द साइकिल. पैसेंजर व्हीकल्स में भी जो EV का थ्रेट है वो लगातार लगा हुआ है. टू व्हीलर्स में एक्चुअली रिवर्स हुआ है. जो EV बाइक्स, E-बाइक्स के लिए जो सब्सिडी दी गई थी वो एक्चुअली कम कर दी गई. तो जो थ्रेट था टू व्हीलर पर, जो एंट्री लेवल टू व्हीलर बाइक्स पर, वो एक्चुअली थोड़ा कम हो गया. दूसरा, ये टू व्हीलर कंपनीज ज्यादा लिंक्ड होती हैं रूरल इकोनॉमी से, और रूरल इकोनॉमी हैज नॉट बीन अ बिग मूवर सिंस लास्ट 3-4 years. पर यहाँ पर शायद अभी चेंज हो सकते हैं. द वे गवर्नमेंट इज गिविंग MSP हाइक्स, द वे dearness allowances are being given, focus is on reviving the rural and agri. This being a pre-election year, थोड़ा बहुत यहाँ पर भी फंड्स का फ्लो रह सकता है. तो उसकी वजह से बॉटम ऑफ द पिरामिड और रूरल फोकस्ड सेक्टर्स पर शायद थोड़ा रिवाइवल आ सकता है. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, टू व्हीलर इज एक्चुअली स्टिल अर्ली इन इट्स साइकिल ऑफ रिवाइवल, इज व्हाट आई वुड से, एंड द वैल्यूएशंस आर आल्सो स्टिल इन फेवर. So that would be our space of preference within the whole auto space as of now. Besides that, we like auto ancillaries, जहां पर आपको you don't have to take a call on a particular segment, because you can कोई एक OEM ठीक करे या ना करे, but auto ancillaries तो ठीक कर सकते हैं. But you have to find companies that have kind of big market share in that particular space, and all the OEMs will be procuring from them. But so we prefer two wheelers and auto ancillaries, and we don't prefer so much of CVs and tractors at this stage. ओके रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज नवमी के दिन, और हमसे हर मुद्दे पर हर सेक्टर बातचीत हुई. एक बार फिर से शुक्रिया, और आपको दशहरे की अग्रिम शुभकामनाएं सर. बहुत मंगलमय रहे आपके लिए ये पूरा का पूरा, मतलब फेस्टिवल वीक और फेस्टिवल मंथ. बहुत बहुत शुक्रिया. अनुज, अभी आपने कोलैप्स शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया था, बट अभी हम 19,500 यानी हमारे ऑप्शन बेस की ट्रेजेक्टरी को धीरे धीरे सरेंडर करते हुए, बिल्कुल बीरो देखिए मिड कैप्स का प्रभाव स्कीम पे मिड कैप्स का प्रभाव है. ये 550 पॉइंट अब मिड कैप इंडेक्स नीचे. और ये सुबह भी जो हमारी एक बात हुई थी वो बहुत क्लियर था कि एक होता है व्यू, एक होता है स्क्रीन का एक्शन. हम व्यू कोशिश करते थे कि कोशिश करें कि मार्केट थोड़ा सा चले, लेकिन अगर मार्केट आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है कि नहीं टिक पा रहा है, तो फर्स्ट आवर हाई के एक स्टॉप के साथ एक शॉर्ट ट्रेड की भी हमने एक बात की थी कि अगर आज नहीं चले हम इतने अच्छे नंबर्स के बाद, तो ऑब्वियसली मार्केट में कुछ दिक्कत है. लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि अभी भी ये कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं है मार्केट में. मिड कैप में है, लेकिन मिड कैप में हमने पहले भी 1-2 बार देखा है मार्केट इस तरीके से ना बीच बीच में एक्शन करता रहता है. बीच बीच में मतलब थोड़े से वीक प्लेयर्स को निकालने के लिए मार्केट इस तरीके से करता रहता है. लेकिन हाँ, थोड़ी टफ हो गई मार्केट, थोड़ी टफ हो गई. इस मार्केट में पैसा बनाना ना अभी थोड़ा टफ हो गया है. तो आप थोड़ा टाइम के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें, भले ट्रेडिंग को कुछ टाइम के लिए ना करें तो भी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बीरो वैसे.
जी हाँ, ट्रेडिंग मत करिए, पर इन्वेस्टमेंट, स्टॉक पिकिंग और थोड़ी बहुत ट्रेडिंग सीखने का आपके पास एक जरिया होगा इस सप्ताह अंत पे। जी हाँ, मैं अनुज और हमारे खास 4 मेहमान एफएनओ गुरुकुल लेके आ रहे हैं 28 और 29 को। तो ये समय मेरे ख्याल से आपके लिए बिल्कुल सदुपयोग करने लायक होगा। ये 2 सेशन, इसके लिए रजिस्टर करने के लिए आपके पास अब बस कम ही समय बाकी है। 26 अक्टूबर को ये पूरी की पूरी जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। तो आपके पास अभी 3 दिन और हैं अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, 28 और 29 अक्टूबर एफएनओ गुरुकुल के लिए। नीरज जी आ गए डॉक्टर साहब? चलिए नीरज जी, ये दर्द हम आपको थोड़ा दे जाते हैं आज मिड कैप में भी, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। असली दर्द तो मिड कैप में तो मिड कैप में सबसे ज़्यादा मुश्किल